मैंने एक बार फ्लोरिडा के सबसे धनी सेवानिवृत्त समुदायों में से एक बोका रैटन में सेवानिवृत्त लोगों के एक समूह का साक्षात्कार लिया। मैंने इन लोगों से पूछा, जो ज्यादातर अपने 70 के दशक में थे, अगर उन्होंने अपने निवेशित जीवन काल में बाजार को हराया था तो वे बताएं। कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं, लेकिन सभी निश्चित नहीं थे। फिर एक आदमी ने कहा, कौन परवाह करता है, मुझे पता है कि मेरे निवेश ने बोका को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कमाई की है। क्या इससे ज्यादा सही जवाब हो सकता है? आखिरकार निवेश का पूरा बिंदु औसत से अधिक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन अर्जित करना है। आपकी निवेश की सफलता को मापने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि क्या आप बाजार को हरा रहे हैं, बल्कि यह भी कि क्या आप एक वित्तीय योजना और व्यवहार में अनुशासन रखते हैं जो आपको उस जगह पर ले जाने की संभावना पैदा करता है जहां आप जाना चाहते हैं। अंत में किसी और से पहले फिनिशिंग लाइन को पार करने के लिए क्या मायने नहीं रखता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप इसे पार करते हैं। फिर निवेशकों को मिस्टर मार्केट इतना मोहक क्यों लगता है? यह पता चला है कि हमारे दिमाग को मुश्किल में डालने में हमें मुश्किल होती है। इंसान पैटर्न चाहने वाले होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने दिखाया है कि यदि आप एक रैंडम सीक्वेंस वाले लोगों को प्रस्तुत करते हैं और उन्हें बताएं कि यह अप्रत्याशित है, वे फिर भी यह अनुमान लगाने की कोशिश करने पर जोर देंगे कि आगे क्या हो रहा है। इसी तरह हम जानते हैं कि पासे का अगला रोल 7 होगा। एक बेसबॉल खिलाड़ी बेस हिट करने वाला है। वह पावर बॉल लॉटरी में अगली जीत संख्या निश्चित रूप से 4, 27, 9, 16 या 42 होगी, और यह हार्ट लिटिल स्टॉक अगला माइक्रोसॉफ्ट ही होगा। न्यूरोसाइंस में नए शोध के आधार पर पता चला है कि हमारे दिमाग को उन रुझानों का अनुभव करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां वे मौजूद नहीं है। यह एक घटना के बाद एक पंक्ति में सिर्फ 2 या 3 बार होता है। मानव मस्तिष्क के क्षेत्रों को पूर्वकाल सिंगुलेट और नाभिक एक्यूबमस कहा जाता है। स्वचालित रूप से यह फिर से हो जाएगा। यदि यह इसे दोहराता है तो डोपामाइन नामक एक प्राकृतिक रसायन जारी किया जाता है जो आपके मस्तिष्क को एक नरम उत्साह के साथ बढ़ा देता है। इस प्रकार यदि कोई स्टॉक लगातार कई बार ऊपर जाता है तो आप उम्मीद करते हैं कि यह जारी रहेगा, और स्टॉक बढ़ने पर आपका मस्तिष्क रसायन बदलता है जिससे आपको नेचुरल हाई मिलता है। आप प्रभावी रूप से अपनी भविष्यवाणियों के आदी हो जाते हैं। लेकिन जब स्टॉक गिरता है तो वित्तीय हानि आपके एमिगडाल को भड़काती है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो भय और चिंता पर प्रक्रिया करता है। इस समय आप अपने दिल की धड़कन को बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। अगर आग का अलार्म बंद हो जाता है तब वैसे भी आप आग की लपटों से बच नहीं सकते हैं। तब स्टॉक की कीमतें गिरने पर आप भयभीत महसूस न करने में अपनी मदद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में मनोवैज्ञानिक डेनियल कहमेन और एमोस टावस्की ने बताया है कि वित्तीय नुकसान का दर्द एक समान लाभ की खुशी के मुकाबले दोगुने से अधिक तीव्र होता है। एक शेयर पर $1000 बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन $1000 का नुकसान एक भावनात्मक दीवार को 2 बार से अधिक शक्तिशाली बनाता है। पैसा खोना इतना दर्दनाक है कि बहुत से लोग किसी और नुकसान की आशंका से घबरा जाते हैं और कम कीमत पर बेच देते हैं या अधिक खरीदने से इनकार कर देते हैं। यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि हम बाजार में गिरावट के कच्चे परिणाम को ठीक क्यों करते हैं और नुकसान को अनुपात में रखना भूल जाते हैं। इसलिए अगर एक टीवी रिपोर्टर का कहना है बाजार डूब रहा है, डाउ 100 अंक नीचे है, ज्यादातर लोग सहज रूप से कांप उठते हैं। लेकिन डाउ के 8000 के हालिया स्तर पर यह सिर्फ 1.2% की गिरावट है। अब सोचें कि आज के दिन का तापमान 81 डिग्री होता है, तो यह कितना हास्यास्पद लगेगा कि टीवी की तड़क भड़क ने कहा तापमान गिर रहा है, यह 81 डिग्री से गिरकर 80 डिग्री हो गया है। वह भी 1.2% की गिरावट है। जब आप बाजार की कीमतों को प्रतिशत के संदर्भ में देखना भूल जाते हैं तो मामूली कंपन से घबराना आसान हो जाता है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कई लोगों को यह महसूस हुआ कि वे अंधेरे में थे, जब तक कि वे दिन में कई बार अपने शेयरों की कीमतों की जांच नहीं कर लेते थे। लेकिन जैसा कि ग्राहम कहते हैं, यदि उनके शेयरों में कोई बाजार भाव नहीं था तो उनके लिए विशिष्ट निवेशक बनना बेहतर होगा, क्योंकि तब उन्हें मानसिक पीड़ा से बख्शा जाएगा जो अन्य व्यक्तियों की जजमेंट की गलतियों के कारण होता है। 1:24 पर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो का मूल्य
1:37 पर फिर से यह सब जांचने के लिए आप मजबूर महसूस करते हैं तो अपने आप से ये प्रश्न पूछें। 1. क्या मैंने 1:24 पर अपने घर के बाजार मूल्य की जांच के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया था? क्या मुझे 1:37 पर उसे दोबारा बुलाना चाहिए? 2. अगर यह मेरे पास होता तो क्या कीमत बदल जाती? अगर ऐसा होता तो क्या मैं अपना घर बेचने के लिए दौड़ पड़ता? 3. मेरे घर का बाजार मूल्य मिनट दर मिनट की जांच करके या यह जानकर भी क्या मैं समय के साथ इसके मूल्य को बढ़ने से रोक सकता हूं? इन प्रश्नों का एकमात्र संभावित उत्तर निश्चित रूप से नहीं है और आपको अपने पोर्टफोलियो को 10, 20 या 30 वर्ष के लिए निवेश होरिजन की तरह देखना चाहिए। मिस्टर मार्केट के दैनिक डिप्सी डूडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मामले में आने वाले वर्षों के लिए निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्टॉक की कीमतें गिरना अच्छी खबर है। यह बुरा नहीं है क्योंकि वे आपको कम पैसे में अधिक खरीदने में सक्षम बनाते हैं। लंबे और आगे के स्टॉक में गिरावट आती ही है और जितना अधिक आप खरीदते रहते हैं और अंत तक आप स्थिर रहते हैं तो उतने ही अधिक पैसे आप अंत में बनाएंगे। एक बेयर बाजार से डरने की बजाय आपको इसे गले लगाना चाहिए। बुद्धिमान निवेशक को स्टॉक या म्यूचुअल फंड के मालिक होने के बावजूद पूरी तरह से आरामदायक होना चाहिए। भले ही शेयर बाजार ने अपने 10 वर्षों के लिए दैनिक कीमतों की आपूर्ति बंद कर दी हो। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो बताते हैं, यदि आपको एहसास है कि आप अपने नियंत्रण में नहीं है तो हाई खरीदने और कम बेचने के लिए अपनी जैविक प्रवृत्ति को स्वीकार करके आप डॉलर की औसत लागत आवश्यकता को स्वीकार कर सकते हैं। अपने बहुत से पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटो पायलट पर रखकर आप भविष्यवाणी की लत से लड़ सकते हैं, अपने दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और मिस्टर मार्केट के मिजाज को समझ सकते हैं। यद्यपि ग्राहम सिखाते हैं कि आपको तब खरीदना चाहिए जब मिस्टर मार्केट चिल्ला रहा हो, बेचते रहें। यह बुद्धिमान निवेशक को समझाने के लिए एक उदाहरण है। एक बेयर बाजार में बेचना समझ में आता है जब अगर आप पर टैक्स की मार पड़ती है। अमेरिकी आंतरिक राजस्व संहिता आपको साधारण आय में $3000 तक की छूट देने के लिए आपको अपने वास्तविक नुकसान का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। मान लीजिए कि आपने जनवरी 2000 में कोका कोला स्टॉक के 200 शेयर $60 प्रति शेयर के हिसाब से कुल $12000 का निवेश करते हैं। वर्ष 2002 के अंत तक स्टॉक $44 प्रति शेयर या आपके लॉट के लिए $8800 से नीचे था। तब आपका अनुमानित नुकसान $3200 हुआ। आप ऐसा कर सकते थे जो ज्यादातर लोग करते हैं, या तो अपने नुकसान के बारे में सचेत रहें या इसे गलीचे के नीचे झाड़ू देने जैसा महसूस करें और दिखावा करें कि यह कभी हुआ ही नहीं, या आप इस पर नियंत्रण कर सकते थे। 2002 समाप्त होने से पहले आप अपने सभी कोक शेयर बेच सकते थे, $3200 के नुकसान में ताला लगा सकते थे। IRS नियमों का पालन करने के लिए 31 दिनों के इंतजार के बाद आप कोक के 200 शेयरों को फिर से खरीद लेंगे। परिणामतः आप 2002 में अपनी कर योग्य आय को $3000 से कम करने में सक्षम होते और आप 2003 में अपनी आय को ऑफसेट करने के लिए शेष $200 के नुकसान का उपयोग कर सकते थे। और इससे बेहतर आप अभी भी एक कंपनी के मालिक होंगे जिसका भविष्य आप पर विश्वास करता है, लेकिन अब जितना आपने पहली बार भुगतान किया है उससे लगभग 1/3 कम आपके पास होगा। अंकल सैम आपके नुकसान की भरपाई के साथ नुकसान में बेचने और ताला लगाने का मतलब बता सकते हैं। अगर अंकल सैम तुलना करके मिस्टर मार्केट को तार्किक बनाना चाहते हैं तो हम किससे शिकायत करें? ग्राहम आपको एक इन्वेस्टर बनने के लिए एक इन्वेस्टमेंट ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं, जो इस प्रकार है। मैं अपना नाम इसके द्वारा बताता हूं कि मैं एक निवेशक हूं जो भविष्य में कई वर्षों तक धन संचय करना चाहता हूं। मुझे पता है कि कई बार ऐसा होगा जब मुझे स्टॉक या बॉन्ड में निवेश करने के लिए लुभाया जाएगा क्योंकि उनका मूल्य ऊपर जा रहा है, और दूसरी बार जब मैं अपने निवेश को बेचने के लिए जाऊंगा तो ये मुझे लुभाएंगे क्योंकि वे नीचे चले गए हैं। मैं इसके द्वारा अपने अजनबियों को मेरे लिए वित्तीय निर्णय लेने देने से मना करता हूं। मैं आगे कभी निवेश नहीं करने के लिए प्रतिबद्धता जताता हूं क्योंकि शेयर बाजार ऊपर चला गया है, और कभी बिकने वाला नहीं है क्योंकि यह नीचे चला गया है। इसके बजाय मैं प्रत्येक म्यूचुअल फंड और विविध पोर्टफोलियो में एक स्वचालित निवेश योजना या रुपये लागत औसत कार्यक्रम के माध्यम से
प्रति माह खालिस्तान रुपए का निवेश करूंगा। जब भी मैं नकदी को निवेश करने की स्थिति में होऊंगा, मैं अतिरिक्त मात्रा में निवेश करूंगा। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं इसमें से प्रत्येक निवेश को कम से कम निम्नलिखित तिथि, जो इस संपर्क की तारीख के बाद न्यूनतम 10 वर्ष का होना चाहिए, के माध्यम से होल्ड करूंगा। यहां तिथि लिखें। इस अनुबंध की शर्तों के तहत अनुमति दिए गए एकमात्र अपवाद हैं नकदी की अचानक आवश्यकता, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल की आपात स्थिति या मेरी नौकरी का नुकसान, या एक योजनाबद्ध व्यय जैसे आवास डाउन पेमेंट या ट्यूशन बिल। मैं केवल शर्तों का पालन करने के लिए अपना इरादा बताते हुए इस अनुबंध के नीचे हस्ताक्षर करता हूं। लेकिन जब भी मैं अपने किसी भी निवेश को बेचने के लिए ललचाया जाता हूं, तो मुझे इस दस्तावेज को फिर से पढ़ना होगा। यह अनुबंध केवल तभी मान्य होता है जब कम से कम एक गवाह द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए जो भविष्य के संदर्भ में आसानी से उपलब्ध हो। हस्ताक्षर, दिनांक और एक गवाह के सिग्नेचर। अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके एक ऐसे स्थान पर रख लें जहां से आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 9, निवेश फंड में निवेश। HindiAudiobook.com। एक अध्यापक ने स्कूली छात्र बिली बॉब से पूछा, यदि आपके पास 12 भेड़ें हैं और एक बाड़ से बाहर कूद जाती है, तो आपके पास कितनी भेड़ें बचेंगी? बिली बॉब जवाब देता है, एक भी नहीं। शिक्षक ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि घटाने के सवाल का यह उत्तर सही है? बिली बॉब ने जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी भेड़ों को पक्का पता है। एक पुराना टेक्सास मजाक। लगभग आदर्श। विशुद्ध रूप से म्यूचुअल फंड, जिसका निर्माण अमेरिका में हुआ था, को 1924 में एल्यूमिनियम के एक पूर्व सेल्समैन और एडवर्ड जी लेसलर नाम के पेन द्वारा स्थापित किया गया था। म्यूचुअल फंड काफी सस्ते, बहुत सुविधाजनक, आमतौर पर विविध, पेशेवर रूप से मैनेज्ड और संघीय प्रतिभूति कानून के कुछ सबसे कठिन प्रावधानों के तहत टाइटली रेगुलेटेड होते हैं। इनके माध्यम से लगभग किसी के लिए निवेश को आसान और सस्ता बनाकर इसके द्वारा लगभग 54 मिलियन अमेरिकी परिवारों के धन को निवेश की मुख्य धारा में ला दिया है। यह शायद वित्तीय लोकतंत्र में अब तक की सबसे बड़ी उन्नति साबित हुआ है। लेकिन म्यूचुअल फंड सही नहीं है और वे लगभग सही हैं। ये दोनों वाक्य काफी अंतर पैदा करते हैं। इन्हीं खामियों की वजह से अधिकांश फंड बाजार को कमजोर कर देते हैं। ये अपने निवेशकों से आगे निकल जाते हैं और उनके लिए सिरदर्द पैदा करते हैं। वह प्रदर्शन में अनियमित उतार चढ़ावों को झेलते हैं। बुद्धिमान निवेशक को बड़ी सावधानी के साथ अपनी धनराशि के लिए फंड्स का चयन करना चाहिए ताकि मोटी गड़बड़ी का सामना न करना पड़े। ज्यादातर निवेशक इस धारणा के साथ एक फंड खरीदते हैं जो तेजी से ऊपर जा रहा है और यह ऊपर जाना जारी रहेगा। मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि मनुष्यों में यह विश्वास करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि लंबे समय तक परिणामों की एक छोटी श्रृंखला से भी भविष्यवाणी की जा सकती है। हम अपने स्वयं के अनुभव से जानते हैं कि कुछ प्लम्बर दूसरों की तुलना में बेहतर है, कुछ बेसबॉल खिलाड़ियों के घरेलू पिच पर ज्यादा रन हिट करने की संभावना है, हमारे पसंदीदा रेस्तरां लगातार बेहतर भोजन परोसते हैं और स्मार्ट बच्चों को लगातार अच्छे ग्रेड मिलते हैं। हमारे चारों ओर कौशल, दिमाग और कड़ी मेहनत को बहुत मान्यता दी जाती है। उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और लगातार दोहराया जाता है। इसलिए यदि कोई फंड बाजार से बेहतर प्रदर्शन करता है तो हमारा अंतर्ज्ञान हमसे यह उम्मीद करता है कि वह भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकता है। दुर्भाग्य से वित्तीय बाजारों में कौशल की तुलना में भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई मैनेजर ठीक समय पर बाजार के सही कोने में होता है तो वह शानदार दिखाई देता है, लेकिन अक्सर जो अभी अभी काफी हॉट स्टॉक था वह अचानक ठंडा हो जाता है तो प्रबंधक का IQ 50 अंकों तक सिकुड़ जाता है। यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब बाजार का सबसे हॉट तकनीकी सेक्टर 1999 में अचानक बिना पूर्व चेतावनी के तरल नाइट्रोजन की तरह ठंडा हो गया, और यह एक उस निवेशक के लिए स्मरणीय तथ्य है जो इसे करता रहता है कि पिछले प्रदर्शन के आधार पर फंड खरीदना एक मूर्खतापूर्ण काम है। वित्तीय विद्वान कम से कम 1.5 सदी से म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और वे इसके कई बिंदुओं पर लगभग एकमत नहीं है, जैसे नंबर 1,
औसत फंड स्टॉक का सही तरह से चयन नहीं करते हैं ताकि शोध और उनकी ट्रेडिंग की लागतों को दूर किया जा सके। दूसरा, फंड का खर्च जितना अधिक होगा उतना ही कम रिटर्न देगा। तीसरा, जितना अधिक बार एक फंड अपने शेयरों को ट्रेड करता है उतना ही कम कमाई देता है। चौथा, अत्यधिक अस्थिर फंड जो औसत से अधिक उछलते और गिरते हैं उनके अस्थायी रहने की संभावना है। पांचवा, पिछले हाई रिटर्न वाले फंड के लंबे समय तक विजेता बने रहने की संभावना नहीं है। अतीत में अपने रिटर्न के आधार पर भविष्य के शीर्ष प्रदर्शन वाले फंडों के चयन की आपकी संभावनाएं उतनी ही अधिक है जितनी कि बिगफुट और अबोनिबेल स्नोमैन दोनों अपनी अगली कॉकटेल पार्टी में गुलाबी बैले चप्पल में दिखाई देंगे। दूसरे शब्दों में, आपके मौके शून्य नहीं है लेकिन वे इसके बहुत करीब हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि सबसे पहले यह समझना कि एक अच्छा फंड ढूंढना इतना कठिन क्यों है, यह आपको अधिक बुद्धिमान निवेशक बनने में मदद करेगा। दूसरा, जबकि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का खराब पूर्वानुमान होता है, ऐसे अन्य कारक हैं जिनका उपयोग आप एक अच्छा फंड खोजने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अंत में, एक फंड तब उत्कृष्ट मूल्य की पेशकश कर सकता है जब आप अपनी होल्डिंग में विविधता लाने के लिए एक किफायती तरीका अपनाकर अन्य सभी चीजों से छुटकारा पाकर स्टॉक को चुनते हैं। अधिक विजेता फंड विजेता क्यों नहीं होते हैं? एक फंड जितना बेहतर प्रदर्शन करता है उसके निवेशक उतनी ही बाधाओं का सामना करते हैं। माइग्रेटिंग मैनेजर, जब स्टॉक पिकर को लगता है कि यहाँ कुछ पेंच है तो हर कोई उससे कहता है कि यदि आपने ग्लाम बिकर स्टाफ के कौशल को भुनाने के लिए ट्रांस अमेरिका प्रीमियर इक्विटी फंड खरीदा जिसने 1997 में 47.5% लाभ प्राप्त किया तो आप जल्दी ही भाग्य से बाहर हो जाएंगे। TCW ने 1998 के मध्य में अपने TCW गैलीलियो सिलेक्ट इक्विटी फंड चलाने के लिए उसे अपना लिया और अगले 4 वर्षों में 3 में ट्रांस अमेरिका फंड बाजार में पिछड़ गया। यदि आपने एरिन सुलिवान के हाई रिटर्न को भुनाने के लिए 2000 की शुरुआत में फिडेलिटी एग्रेसिव ग्रोथ फंड खरीदा जिसने 1997 के बाद से अपने शेयर धारकों के पैसे को लगभग 3 गुना कर दिया, तो ठीक है, उसने 2000 में अपना हेज फंड शुरू करना छोड़ दिया। वह उसका पूर्व फंड खत्म हो गया, वो भी अगले 3 वर्षों में इनके मूल्य के 3/4 से अधिक पर। एलिफेंटियासिस एसेट, जब कोई फंड उच्च रिटर्न अर्जित करता है तो निवेशक नोटिस करते हैं, अक्सर कुछ ही हफ्तों में सैकड़ों मिलियन डॉलर उसमें डालते हैं। फंड मैनेजर उन कुछ विकल्पों को छोड़ देते हैं जो खराब हैं। वे उस पैसे को किसी दिन के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अगर स्टॉक जारी रहता है तब नकदी पर कम रिटर्न फंड के परिणामों को समेट देगा। वह अपने द्वारा पहले से ही खरीदे गए शेयरों में नए पैसे डाल सकता है जो शायद तब ऊपर गए हैं जब उसने पहली बार उन्हें खरीदा था। और अगर वह लाखों डॉलर अधिक और इन्वेस्ट करता है तो वह खतरनाक रूप से ओवर वैल्यूड हो जाएगा। या वह नए स्टॉक खरीद सकता है जो पहले से ही खुद के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसे उन्हें नीचे से अनुसंधान करना होगा और उन पर अधिक से अधिक कंपनियों पर नजर रखना होगा जिनका कि उनका उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंत में, जब 100 मिलियन डॉलर का निम्बल फंड अपनी संपत्ति का 2% यानी 2 मिलियन डॉलर मिनोव कॉरपोरेशन में डालता है जो कुल 500 मिलियन डॉलर के बाजार मूल्य वाला स्टॉक है, तो यह मिनोव के 1% से आधे से भी कम है। लेकिन अगर हॉट प्रदर्शन निम्बल फंड को 10 मिलियन डॉलर तक ले जाता है तो उसकी 2% संपत्ति का निवेश कुल 200 मिलियन डॉलर होगा, मिनोवा के पूरे मूल्य का लगभग आधा। यह स्वामित्व का एक स्तर है जो संघीय कानून के तहत भी स्वीकार्य नहीं है। अगर निम्बल के पोर्टफोलियो मैनेजर अभी भी छोटे शेयरों का मालिकाना हक चाहते हैं तो उन्हें अपने पैसे को बहुत अधिक कंपनियों में फैलाना होगा और तब शायद उनका ध्यान बहुत जगह फैल जाएगा। अधिक फैंसी फुटवर्क, कुछ कंपनियां अपने फंडों को इनक्यूबेटिंग करने में माहिर होती हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से बेचने से पहले निजी तौर पर टेस्ट करना होता है। प्रायोजक इन इंक्यूबेट किए गए निधियों को जोखिम भरी रणनीतियों के लिए गिनी पिग के रूप में उपयोग कर सकते हैं जो कि छोटी रकम के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं, जैसे कि वास्तव में छोटे स्टॉक खरीदना या प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग का त्वरित व्यापार। अगर इसकी रणनीति सफल होती है तो फंड अपने निजी रिटर्न को सार्वजनिक करके निवेशकों को लुभा सकता है। अन्य मामलों में फंड मैनेजर वाइप्स प्रबंधन फीस देता है
जो नेट रिटर्न बढ़ाता है। बाद में यह उच्च रिटर्न के बाद ग्राहकों को काफी आकर्षित करता है। लगभग अपवाद के बिना इनक्यूबेटेड और शुल्क माफी वाले फंडों के रिटर्न ने मध्यस्थता को फीका कर दिया है, क्योंकि बाहरी निवेशकों ने उनमें लाखों डॉलर डाले हैं। खर्च बढ़ रहा है। यह अक्सर छोटे निवेशकों की तुलना में बहुत बड़े ब्लॉकों में कम खरीदारों व विक्रेताओं के साथ स्टॉक का व्यापार करने के लिए अधिक खर्च करता है। यह संपत्ति में $100 मिलियन के साथ एक फंड ट्रेडिंग लागतों में प्रति वर्ष 1% का भुगतान कर सकता है, लेकिन अगर उच्च प्रतिलाभ वाले फंड को $10 बिलियन तक और भेजते हैं तो इसके ट्रेडों में उन परिसंपत्तियों का कम से कम 2% तक आसानी से खाया जा सकता है। ठेठ फंड एक बार में इसे केवल 11 महीने के लिए अपने स्टॉक पर रखता है, इसलिए ट्रेडिंग लागत एक संक्षारक एसिड की तरह रिटर्न पर खर्च हो जाती है। इस बीच फंड चलाने की अन्य लागतें शायद ही कभी घटती है। यह कभी कभी संपत्ति बढ़ने पर भी नहीं घटती है। 1.5% के औसत ऑपरेटिंग खर्च और लगभग 2% की ट्रेडिंग लागत के साथ विशिष्ट फंड को लागत के बाद इसे मैच करने के लिए लागतों से पहले बाजार को प्रति वर्ष 3.5% अंकों से रौंदना पड़ता है। भेड़ों का व्यवहार। अंत में एक बार जब कोई फंड सफल हो जाता है तो उसके प्रबंधक डरपोक और नकल करने वाले हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई फंड बढ़ता है उसकी फीस और अधिक आकर्षक होती जाती है। प्रबंधकों ने अपने शुरुआती उच्च रिटर्न को उत्पन्न करने के लिए जो जोखिम उठाए वे अब निवेशकों को दूर कर सकते हैं और उन सभी से मोटी फीस आय को खतरे में डाल सकते हैं। जो सबसे बड़ी धनराशि समान और ओवरफेड भेड़ के झुंड से मिलती जुलती है, जो सभी सुस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं, सभी एक ही समय में आबा कह रहे हैं। लगभग हर विकास निधि सिस्को, जीई, माइक्रोसॉफ्ट, फाइजर और वॉलमार्ट के मालिक हैं, जो लगभग समान अनुपात में है। यह व्यवहार इतना प्रचलित है कि वित्त विद्वान इसे केवल हेयरिंग कहते हैं। लेकिन अपनी स्वयं की शुल्क आय की रक्षा करके फंड मैनेजर अपने बाहरी निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न देने की क्षमता से समझौता करते हैं। उनकी मोटी लागत और बुरे व्यवहार के कारण वे अधिकांश फंड अपने पास रखने में विफल रहते हैं, क्योंकि आश्चर्य नहीं कि अपरिष्कृत मछली के रूप में उच्च रिटर्न लगभग खराब हो रहे हैं। समय बीतने के साथ और अधिक उनके अत्यधिक खर्चों का पूल अधिकांश धन को पीछे छोड़ देता है। तब बुद्धिमान निवेशक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह पहचानें कि एक इंडेक्स फंड जो बाजार में सभी शेयरों का मालिक है, जिसने हर समय सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब का अनुमान लगाए बिना लंबे समय में सबसे अधिक फंड्स को पीछे छोड़ा है, जिसका रॉक बॉटम ओवरहेड सालाना 0.2% ऑपरेटिंग खर्च और ईयरली ट्रेडिंग कॉस्ट सिर्फ 0.1% है, जो इंडेक्स फंड को एक अचूक लाभ देती है। यदि स्टॉक कुछ लाभ उत्पन्न करता है तो कहा जाता है कि अगले 20 वर्षों में 7% वार्षिक रिटर्न देगा। वैंगार्ड कुल स्टॉक मार्केट की तरह कम लागत वाले इंडेक्स फंड ने भी 6.7 तक की वापसी दी है, लेकिन औसत स्टॉक फंड ऑपरेटिंग कॉस्ट 1.5% और ट्रेडिंग लागत में लगभग 2% के साथ सालाना 3.5% लाभ हासिल करने में भाग्यशाली रहा है। इंडेक्स फंड में केवल एक महत्वपूर्ण दोष है, वे उबाऊ है। आप कभी भी बारबेक्यू पर नहीं जा पाएंगे और तब इस बारे में डींग मारने से भी वंचित रह जाएंगे कि आप देश के शीर्ष प्रदर्शन वाले फंड के मालिक जैसे हैं। आप कभी भी यह दावा नहीं कर पाएंगे कि आप बाजार को रौंदते हैं, क्योंकि इस इंडेक्स फंड का काम बाजार के रिटर्न से मेल खाना है, बस इससे अधिक कुछ नहीं। आपके इंडेक्स फंड मैनेजर की पासे को रोल करने की या अनुमान लगाने की संभावना नहीं होती है कि अगला महान उद्योग टेलीपोर्टेशन या स्क्रैच एंड स्निफ वेबसाइट या टेलीपैथिक वेट लॉस क्लिनिक होगा। यह फंड हमेशा हर स्टॉक का मालिक होगा, न कि अगली नई चीज पर केवल एक मैनेजर का सबसे अच्छा अनुभव। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे इंडेक्सिंग का लागत लाभ लगातार बढ़ता जाएगा। 20 साल या उससे अधिक के लिए एक इंडेक्स फंड पकड़ो, उसमें हर महीने नए पैसे जोड़ते जाएं, तब आप सभी पेशेवर और व्यक्तिगत निवेशकों के विशाल बहुमत को बेहतर बनाने के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। अपने जीवन में काफी समय बाद ग्राहम ने व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में इंडेक्स फंड की प्रशंसा की, जैसा कि वॉरेन बफेट करते हैं। जब आप अपने सभी हैंडीकैप्स को जोड़ते हैं तो आश्चर्य नहीं होता
कि इतने कम फंड्स इंडेक्स को हरा देते हैं। ऐसा कुछ और भी करते हैं। इनमें क्या गुण होते हैं? उनके प्रबंधक सबसे बड़े शेयरधारक हैं। फंड के मैनेजरों के लिए क्या सबसे अच्छा है और निवेशकों के लिए सबसे अच्छा क्या है? जब मैनेजर फंड के शेयरों के सबसे बड़े मालिक में से एक होते हैं तो कुछ फर्मों जैसे कि लॉन्ग लिव पार्टनर्स अपने कर्मचारियों को अपने स्वयं के फंड से कुछ भी करने से मना करते हैं और डेवेलिस व एफपीए जैसी अन्य फर्मों के प्रबंधकों के पास इतना धन होता है कि वे अपने धन का प्रबंधन करने की संभावना रखते हैं जैसे कि यह उनका अपना हो। बाधाओं को कम करने के लिए वे फीस बढ़ाएंगे, निधियों को भारी आकार में आने देंगे या एक बुरे कर बिल के साथ आएंगे। इन फंड का प्रॉक्सी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पर एडगार डेटाबेस के माध्यम से www.sec.gov पर उपलब्ध होता है। ये खुलासा करते हैं कि प्रबंधक फंड के कम से कम 1% शेयरों के मालिक हैं या नहीं। वे सस्ते हैं। फंड व्यवसाय में सबसे आम मिथकों में से यह एक है कि आप जो भी भुगतान करते हैं वह आपको वापस मिलता है। उच्च रिटर्न के लिए उच्च शुल्क का सबसे अच्छा औचित्य है। इस तर्क के साथ दो समस्याएं हैं। पहला, यह सच नहीं है। दशकों के अनुसंधान ने यह साबित कर दिया है कि उच्च शुल्क वाले फंड समय के साथ कम रिटर्न कमाते हैं। दूसरे, उच्च रिटर्न अस्थायी होते हैं जबकि उच्च शुल्क ग्रेनाइट की तरह लगभग स्थायी होते हैं। यदि आप इनके हॉट रिटर्न के लिए फंड खरीदते हैं तो आप अच्छी तरह से मुट्ठी भर ठंडी राख के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन जब इसके रिटर्न में गिरावट नहीं होगी तो भी फंड के मालिक होने की आपकी लागत लगभग निश्चित है। उनमें कुछ अलग होने की हिम्मत है। जब पीटर लिंच ने फिडेलिटी मैगलन को भगाया तो उन्होंने जो कुछ भी उन्हें सस्ता लग रहा था उसे खरीद लिया, भले ही वे अन्य फंड मैनेजरों के स्वामित्व में हो। 1982 में उनका सबसे बड़ा निवेश ट्रेजरी बॉन्ड था। इसके ठीक बाद उन्होंने क्रिसलर पर अपनी शीर्ष पकड़ बना ली। भले ही अधिकांश विशेषज्ञों ने ऑटोमेकर के दिवालिया होने की उम्मीद की थी, फिर भी 1986 में लिंच ने फिडेलिटी मैगलन का लगभग 20% होंडा, हेव हाइड्रो और वोल्वो जैसे विदेशी शेयरों में डाल दिया। इसलिए इससे पहले कि आप अमेरिकी स्टॉक फंड खरीदते हैं, S&P 500 इंडेक्स के रोस्टर के खिलाफ इसकी नवीनतम रिपोर्ट में सूचीबद्ध होल्डिंग की तुलना करें। अगर वे ट्विडली और ट्विडलडम की तरह दिखते हैं तो दूसरे फंड्स के लिए खरीदारी करें। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। सबसे अच्छा फंड अक्सर नए निवेशकों के करीब होता है। यह केवल अपने मौजूदा शेयर धारकों को और अधिक खरीदने की अनुमति देता है। यह नए खरीदारों के उन्माद को रोकता है जो शीर्ष पर बैठना चाहते हैं और परिसंपत्ति एलिफेनियासिस के दर्द से फंड की रक्षा करते हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि फंड मैनेजर आपकी खुद की जेब को आपके आगे नहीं रख रहे हैं, लेकिन समापन पहले होना चाहिए। किसी भी फंड के आकार में नहीं होने के बाद कुछ कंपनियों के पास अपने स्वयं के फाटकों को बंद करने का एक अनुकरणीय रिकॉर्ड है, जैसे लार्ज लीफ, न्यूमेरिक, ओकमार्क, टी रो प्राइस, वैंगार्ड और वाशेज आदि इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। वे विज्ञापन नहीं करते हैं। जैसा कि प्लेटो ने द रिपब्लिक में कहा है कि आदर्श शासक वे हैं जो शासन नहीं करना चाहते हैं। सबसे अच्छे फंड मैनेजर अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे आपके पैसे नहीं चाहते हैं। वे लगातार वित्तीय टेलीविजन पर दिखाई नहीं देते हैं या अपने नंबर 1 रिटर्न के घमंड वाले विज्ञापन नहीं चलाते हैं। 2001 तक लगातार मेल्स एंड पावर ग्रोथ फंड के पास एक भी वेबसाइट नहीं थी, लेकिन अभी भी यह 24 राज्यों में अपने शेयर बेचता है। 1990 में लॉन्च होने के बाद से टेर्रो फंड ने कभी भी कोई खुदरा विज्ञापन नहीं चलाया। आपको क्या देखना चाहिए? ज्यादातर फंड खरीदार अतीत को देखते हैं, पहले प्रदर्शन, फिर प्रबंधक की प्रतिष्ठा, फिर फंड के जोखिम और अंत में फंड के खर्चों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बुद्धिमान निवेशक उन्हीं चीजों को देखता है, लेकिन उसका क्रम इससे विपरीत होता है। चूंकि किसी फंड का खर्च उसके भविष्य के जोखिम या वापसी की तुलना में अधिक अनुमानित है, इसलिए आपको उन्हें अपना पहला फिल्टर बनाना चाहिए। फंड श्रेणी के अनुसार एनुअल ऑपरेटिंग खर्च के इन स्तरों से अधिक भुगतान करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। टैक्सेबल बॉन्ड 0.75%, यूएस इक्विटी 1%, जंक बॉन्ड 1%, यूएस इक्विटी स्मॉल स्टॉक 1%, फॉरेन स्टॉक 1.50%। अगला, जोखिम का मूल्यांकन करें।
इसके प्रोस्पेक्टस यानी खरीदार की मार्गदर्शिका में प्रत्येक फंड को एक बार एक ग्राफ को एक कैलेंडर तिमाही में सबसे खराब नुकसान को प्रदर्शित करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यदि आप 3 महीने में कम से कम इतना पैसा खो सकते हैं तो कहीं और जाएं। यह फंड के मॉर्निंग स्टार रेटिंग की जांच करने के लायक भी है। एक प्रमुख निवेश अनुसंधान फर्म मॉर्निंग स्टार पुरस्कारों के लिए स्टार रेटिंग भी प्रदान करती है, जो इस बात पर आधारित है कि उन्होंने अपना रिटर्न अर्जित करने के लिए कितना जोखिम उठाया। लेकिन पिछले प्रदर्शन की तरह ही ये रेटिंग समय में वापस दिखती है। वे आपको बताते हैं कि कौन से फंड सबसे अच्छे थे और कौन से सबसे अच्छे नहीं होंगे। 5 स्टार फंड वास्तव में एक स्टार फंड को कमजोर करने की आदत है। इसलिए पहले एक कम लागत वाला फंड खोजें जिसके मैनेजर प्रमुख शेयरधारक हैं, जो अलग होने की हिम्मत करते हैं, जो अपने रिटर्न को प्रचारित नहीं करते हैं और अपनी ब्राइट्स के लिए बहुत बड़ा होने से पहले उनमें बंद करने की इच्छा दिखाई देती है। फिर उसके बाद ही उनके मॉर्निंग स्टार रेटिंग से परामर्श करें। अंत में पिछले प्रदर्शन को देखें, यह याद रखते हुए कि यह भविष्य के प्रतिफल का केवल एक भविष्यवक्ता है। इससे जैसा कि हमने पहले ही देखा है, कल के विजेता अक्सर कल के हारने वाले बन जाते हैं। लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया है कि एक चीज लगभग निश्चित है, कल के हारने वाले कभी कल के विजेता नहीं बनते। इसलिए पिछले खराब रिटर्न वाले फंड से बचें, खासकर अगर उनके पास औसत से अधिक वार्षिक खर्च है। क्लोज्ड एंड फंड्स की बंद दुनिया। 1990 के दशक के दौरान लोकप्रिय क्लोज स्टॉक फंडों ने धीरे धीरे कमजोर होना शुरू किया। आज केवल 30 विविध घरेलू इक्विटी फंड हैं। उनमें से कई तो बहुत छोटे हैं, जो उच्च खर्चों और अजीब रणनीतियों के साथ दिन में केवल कुछ सौ शेयरों का व्यापार करते हैं। लिपर इंक के क्लोज एंड फंड एक्सपर्ट डोनाल्ड कैसिटी द्वारा किया गया शोध ग्राहम की पिछली टिप्पणियों को पुष्ट करता है। छूट पर विविध क्लोज्ड एंड स्टॉक फंड ट्रेडिंग न केवल प्रीमियम पर उन ट्रेडिंग को बेहतर बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन संभावना है कि औसत ओपन एंड म्यूचुअल फंड की तुलना में ये बेहतर रिटर्न देते हैं। अफसोस की बात है, हालांकि विविध क्लोज्ड स्टॉक फंड्स हमेशा एक धूल भरे घटते बाजार में छूट पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्षेत्र में विशेष रूप से मजबूत विकल्पों के साथ सैकड़ों क्लोज एंड बॉन्ड फंड हैं। जब ये फंड छूट पर व्यापार करते हैं तो उनका लाभ बढ़ जाता है, और जब तक उनका वार्षिक खर्च ऊपर सूचीबद्ध थ्रेशोल्ड से नीचे है, वे आकर्षक लगते रहते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स फंड्स की नई नस्ल की खोज के लायक भी हो सकता है। ये कम लागत वाली ETF कभी कभी एकमात्र साधन प्रदान करती है जिसके द्वारा एक निवेशक संकीर्ण बाजार में प्रवेश कर सकता है, जैसे बेल्जियम में स्थित कंपनियां या अर्धचालक उद्योग में स्टॉक। अन्य सूचकांक ETF बहुत व्यापक बाजार जोखिम प्रदान करते हैं, हालांकि वे आमतौर पर उन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है जो नियमित रूप से पैसा जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अधिकांश ब्रोकर अपने द्वारा किए गए हर नए निवेश पर एक अलग कमीशन चार्ज करेंगे। एक बार आपके पास फंड होने के बाद आप यह कैसे बता सकते हैं कि इसे कब बेचना है? मानक सलाह यह है कि किसी फंड को जांचा जाए। यदि वह बाजार में 1, 2 या 3 सालों से एक लाइन से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस सलाह का कोई मतलब नहीं है। 1970 से 1999 तक अपने जन्म से सिकोया फंड ने अपने 29 वर्षों में से 12 वर्षों तक S&P 500 इंडेक्स में बहुत ही कमजोर प्रदर्शन किया, जो कि 41% से अधिक था। अभी तक उस अवधि में सिकोया ने 12,500 से अधिक हाइक पाई है, जबकि शेयर सूचकांक 4,900% बढ़ा है। अधिकांश फंडों का प्रदर्शन केवल इसलिए लड़खड़ाता है क्योंकि उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले शेयरों का प्रकार स्थायी रूप से अनुकूल होता है। यदि आपने किसी विशेष तरीके से निवेश करने के लिए एक प्रबंधक को काम पर रखा है, तो उसने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए उसे क्यों न भगाया जाए। जब बेचकर निवेश करने की एक शैली फैशन से बाहर हो जाती है, तो आप न केवल एक नुकसान को खत्म करते हैं, बल्कि खुद को सभी लेकिन अपरिहार्य पुनर्प्राप्ति से बाहर कर लेते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों ने 1998 से 2001 के दौरान वार्षिक रूप में 4.7% अंकों के आधार पर अपने स्वयं के फंडों को कम पर खरीदकर उच्च पर बेच दिया। जैसे नंबर 1, रणनीति में एक तेज और अप्रत्याशित परिवर्तन। जैसे कि 1999 में प्रौद्योगिकी शेयरों पर
वैल्यू फंड लोडिंग या 2002 में ग्रोथ फंड खरीदने वाली टोन बनाना। दूसरा, खर्चों में वृद्धि, यह सुझाव देते हुए कि मैनेजर अपनी खुद की जेब को अस्तर कर रहे थे। तीसरा, अत्यधिक व्यापार द्वारा उत्पन्न बड़े और लगातार कर बिल। चौथा, अचानक अनिश्चित रिटर्न, जब एक पूर्व रूढ़िवादी फंड एक बड़ा नुकसान उत्पन्न करता है। जैसा कि निवेश सलाहकार चार्ल्स एलिस कहते हैं, यदि आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। फंड का निवेश भी इस विचार से अलग नहीं है। यदि आप आराम से कम 3 वर्षों तक एक फंड को अपने पास रोककर नहीं रख सकते तो आपको इसे सबसे पहले स्थान पर नहीं खरीदना चाहिए। धैर्य फंड इन्वेस्टर का सबसे शक्तिशाली सहयोगी है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 10, इन्वेस्टर और उसके सलाहकार। HindiAudiobook.com। क्या आपको सहायता की आवश्यकता है? 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कई निवेशकों ने अकेले चलने की राह को चुना। उन्होंने अपने स्वयं के अनुसंधान करके स्टॉक को एक ऑनलाइन ब्रोकर के माध्यम से चुनकर ट्रेडिंग शुरू की। इन निवेशकों ने वॉल स्ट्रीट के अनुसंधान, सलाह और व्यापार के महंगे बेसिक सिस्टम को दरकिनार कर दिया। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों ने अपने डू इट योर सेल्फ निर्णय के कारण जो स्वतंत्रता पाई थी उसे बाजार की सबसे बड़ी मंदी के समय में ग्रेट डिप्रेशन ने अंत में महसूस करवा दिया कि वे इस डू इट योर सेल्फ निर्णय के कारण मूर्ख बन गए थे। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सच ही हो। जो लोग एक पारंपरिक स्टॉक ब्रोकर को अपने निवेश का हर निर्णय सौंपते हैं वे भी तो पैसा खो देते हैं। कई निवेशक एक अच्छे वित्तीय सलाहकार द्वारा अनुभव के आधार पर दिए गए निर्णय और सेकंड ओपिनियन को काफ़ी सहज ले लेते हैं, जबकि कुछ निवेशकों को यह दिखाने के लिए कि किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है जो उन्हें बता सके कि अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने निवेश पर कितनी दर अर्जित करनी है या इसके लिए कितना अतिरिक्त धन बचाने की आवश्यकता है। हो सकता है इन दूसरों को तब फायदा मिलता हो या लाभ हो रहा हो जब आपके निवेश नीचे जा रहे हों। इस तरह आप आत्मनिर्भरता के दर्द को अनुभव करने के बजाय आपको किसी ऐसे व्यक्ति के निवेशों की जांच करनी चाहिए जो आमतौर पर अपने निवेश से बुरे समय में भी लाभ अर्जित करता हो। वही आपको उस समय प्रोत्साहित कर सकता है। यह कार्य आपको उस समय मनोवैज्ञानिक तौर पर सक्षम बनाता है जब आपको लगातार निवेश की आवश्यकता होती है और जब अन्य निवेशकों के सफल होने से आपका दिल बैठने लगता है। इस तरह ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने स्वयं के पोर्टफोलियो का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, और हाँ, इसे प्रबंधित करने में पेशेवरों की मदद मांगने में कभी भी शर्म महसूस न करें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी की सहायता की ज़रूरत है? इसके लिए आगे कुछ संकेत बताए गए हैं, जैसे नंबर 1, बड़ा नुकसान। यदि आपके पोर्टफोलियो ने साल 2000 की शुरुआत से 2002 के अंत तक अपने मूल्य का 40% से अधिक खो दिया है तो आपने शेयर बाजार के निराशाजनक प्रदर्शन से भी बदतर प्रदर्शन किया। इसमें यह शायद ही मायने रखता है कि क्या आपने इसे आलसी, लापरवाह या सिर्फ अशुभ होने के कारण गंवा दिया। इतने बड़े नुकसान के बाद आपका पोर्टफोलियो मदद के लिए रो रहा होगा। दूसरा, बजट की बुरी हालत। अगर आप हर महीने पूरे साल अपने बजट की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और आपको पता ही नहीं कि आपका सब पैसा कहाँ जाता है और आपके लिए नियमित व समय पर बचत करना असंभव हो जाता है, आप समय पर अपने बिलों का भुगतान करने में असफल रहते हैं, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका बजट आपके नियंत्रण से बाहर हो गया है। ऐसे समय में एक सफल सलाहकार आपको एक व्यापक वित्तीय योजना तैयार करके आपकी अपने पैसे पर पकड़ बनाने में मदद कर सकता है, जो इस बात की रूपरेखा तैयार करेगा कि आपको कितना खर्च करना चाहिए, कितना उधार लेना चाहिए, कितना बचाना चाहिए और कितना निवेश करना चाहिए। तीसरा, बेतरतीब यानी उल्टा पुल्टा पोर्टफोलियो। 1990 के दशक के अंत में बहुत से निवेशकों ने सोचा कि उनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, क्योंकि उनके पास 39 अलग अलग इंटरनेट स्टॉक या 7 अलग अलग अमेरिकी ग्रोथ स्टॉक फंड थे। इसे इस तरह देखें कि यदि आपकी सभी होल्डिंग एक साथ ऊपर और नीचे जाती है तब आपके पास इन्वेस्टिंग हार्मनी का अभाव है
जो सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन लाता है। इस परिस्थिति में आपकी केवल एक प्रोफेशनल एसेट एलोकेशन प्लान ही मदद कर सकता है। चौथा, महत्वपूर्ण परिवर्तन। यदि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपको अपनी सेवानिवृत्ति योजना लागू करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, या आपके वृद्ध माता पिता के पास उनके खर्च का कोई भी क्रम नहीं है, या आपके बच्चों का कॉलेज भी आपके लिए अनअफोर्डेबल है, इस मामले में एक सलाहकार न केवल आपको मन की शांति प्रदान करता है, बल्कि आपको आपके जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार करने में भी मदद करेगा। और इससे भी आगे, एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल यह सुनिश्चित कर सकता है कि आप कर कानूनों और सेवानिवृत्ति नियमों की जटिलता से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। भरोसा करें, फिर वेरीफाई करें। याद रखें कि वित्तीय जालसाज आपको उन पर भरोसा करने और आपको उनकी जांच करने वाली बात करने से रोकते हैं। इससे पहले कि आप अपने वित्तीय भविष्य को एक सलाहकार के हवाले करें, आपके लिए यह जानना अनिवार्य है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो न केवल आपको सहज बनाता हो, बल्कि जिसकी ईमानदारी भी ठेस से परे हो। जैसा कि रोनाल्ड रीगन कहते थे, विश्वास करो और फिर वेरीफाई करो। उन लोगों के बारे में सोचकर शुरू करें जिन्हें आप सबसे अच्छे से जानते हैं और आप जिन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। फिर पूछें कि क्या वे आपको किसी ऐसे सलाहकार के पास भेज सकते हैं जिस पर उन्हें भरोसा है और जिसे वे महसूस करते हैं कि जो उनकी फीस का अच्छा मूल्य अदा करेगा। आप जिस किसी पर विश्वास करने वाले हैं उसके बारे में किसी अपने अच्छे जानकार से विश्वास मत प्राप्त करना एक अच्छी शुरुआत है। एक बार आपके पास सलाहकार और उसकी फर्म का नाम व साथ ही साथ उसकी विशेषता, जैसे कि क्या वह स्टॉक ब्रोकर है, फाइनेंशियल प्लानर है, अकाउंटेंट है या इंश्योरेंस एजेंट है, जब यह बेसिक जानकारी आपके पास आ जाती है तो आप उसके बारे में और ज़्यादा जानने का काम शुरू कर सकते हैं। जैसे गूगल जैसे इंटरनेट सर्च इंजन में सलाहकार और उसका नाम या उसकी फर्म का नाम सर्च करें। यह सब यह देखने के लिए कि गूगल पर उसके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है, जैसे कि ठीक है, कोई शिकायत है, कोई मुकदमा, अनुशासनात्मक कार्रवाई या निलंबन जैसे शब्द आदि। यदि सलाहकार एक स्टॉक ब्रोकर या बीमा एजेंट है तो संबंधित बीमा कंपनी से यह पूछताछ करें कि क्या एडवाइजर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या ग्राहक शिकायत दर्ज की गई है। यदि आप एक अकाउंटेंट पर विचार कर रहे हैं जो एक वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम करता है, तो आपके राज्य का लेखा नियामक आपको बताएगा कि उसका रिकॉर्ड साफ है या नहीं। वित्तीय योजनाकारों या उनकी फर्मों को जिस स्थान पर उनकी प्रैक्टिस हो, वहां के राज्य के प्रतिभूति और विनियम आयोग या प्रतिभूति नियामकों के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसकी जानकारी अपने राज्य प्रतिभूति नियामक की वेबसाइट पर आप देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उनके डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग पेज पर विशेष ध्यान दें, जहां पर सलाहकार को नियामकों द्वारा किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का खुलासा करना होता है। अतः आपके अपने वित्तीय योजनाकार के सभी रिकॉर्ड को भली भांति स्टडी करना एक अच्छा विचार है।